चलो खैर, देखो कल आपको मैंने सेम लीव एनकैशमेंट के क्वेश्चन में इसका बी वाला ऑप्शन दिया था कि अगर 20 महीने की जगह 2 महीने की लीव होती है तो हमारा आंसर केवल एक जगह चेंज होगा। कहां पर? आपकी टोटल लीव्स तो 750 ही आएंगी, 30 इंटू 25। इसके अलावा जो आप अवेल्ड लीव्स माइनस करोगे वो आप माइनस करोगे ओनली 60। तो ये आपका 690 इधर आ जाएगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपना अनअवेल्ड वाला अमाउंट निकालोगे। फोर्थ वाले पॉइंट का अमाउंट आप इसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करोगे। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज था इसमें। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीव एनकैशमेंट कल हो गया, ठीक है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। पीएफ स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी तक हमने कितने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ लिए? सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी वाला रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ा था। ग्रेच्युटी के अंदर आपको अगर ग्रेच्युटी बिफोर रिटायरमेंट मिल रही है या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रही है, ग्रेच्युटी अगर बिफोर रिटायरमेंट है तो फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट है तो गवर्नमेंट वालों के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आप प्राइवेट वाले हो तो बाइफरकेट करो, आप एक्ट में कवर होते हो या फिर एक्ट में कवर नहीं होते हो। अगर आप एक्ट में कवर होते हो या नहीं भी होते हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। कितनी? अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख। बस एक लास्ट वाली एग्जेम्पशन चेंज होगी। कवर्ड के अंदर एग्जेम्पशन मिलती है 15/26 इंटू लास्ट विड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स राउंडेड ऑफ। लास्ट विड्रॉन सैलरी कहलाती है डीए फुल प्लस बेसिक पे। फिर इधर आओ, अगर एक्ट में कवर नहीं होते हो तो 15/30 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कब से लेनी है? जिस महीने रिटायर हुए उससे पिछले महीने से 10 महीने की सैलरी लेनी है, इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स नॉट राउंडेड ऑफ। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की ग्रेच्युटी में से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ग्रेच्युटी अगर आपको डेथ पे रिसीव हुई है तो उसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख है, एम्प्लॉयर वाइज नहीं है, टोटल अमाउंट ही पूरी ग्रेच्युटी का 20 लाख मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एग्जेम्प्ट हो गया ना? हाँ बिल्कुल, ग्रेच्युटी डेथ पे लीगल हेयर को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। फिर सेकंड था पेंशन। लास्ट विड्रॉन सैलरी 2 मंथ की कैसे होगी? लास्ट तो आप 1 महीने की सैलरी विड्रॉ करोगे ना। लास्ट मंथ सैलरी 2 मंथ्स की आप लोगे ही क्यों? 1 ही महीने की लेनी है। और महीने तो इसके अंदर देखो ही मत, आपको बस इतना सा देखना है, जब आप रिटायर हुए थे तब आपका बेसिक पर मंथ कितना था और आपका डीए पर मंथ कितना था, बस वो आपको टोटल लगाना है। मान लो टोटल 10,000 इंटू नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स करना है। हाँ 20 लाख, 20 लाख वाला ही ना। हाँ, ग्रेच्युटी की टोटल लिमिट 20 लाख होती है। टोटल लिमिट का मतलब, सपोज आप पहले एम्प्लॉयर 1 एम्प्लॉयर 2, एम्प्लॉयर 1 के पास में आपको जो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट हुई थी ना, 3 अमाउंट में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो एग्जेम्पशन आई थी वो आई थी। सपोज आपके पास 1 लाख, 1 लाख ग्रेच्युटी आपकी ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुकी है। तो अब एम्प्लॉयर 2 के पास आपको क्या देखना है? अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड, भाई एक्चुअल ग्रेच्युटी का जितना पैसा मिला वो। दूसरा आप देखते हो 20 लाख, 20 लाख देखते हो ना, तो वो 20 लाख की जगह 19 लाख हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड लिमिट है ना वो कम हो जाएगी। कितने अमाउंट से? जितना ग्रेच्युटी का बेनिफिट आपको पिछले एम्प्लॉयर के पास मिल चुका है। ऐसे करके आपको एग्रीगेट करना है। ये नौकरी पर है, आप जितने इयर्स जॉब करते हो ना,
टोटल मिलाकर के एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है 20 लाख की, एम्प्लॉयर वाइज नहीं है कि एक एम्प्लॉयर के पास नौकरी करी, उससे ग्रेच्युटी ली, उधर 20 लाख, दूसरा एम्प्लॉयर उधर भी लिमिट फिर 20 लाख, नहीं मिलेगी, पुरानी वाली लिमिट लेस होकर के होगी टोटल थ्रू आउट योर जॉब। पिछली बार जितना एग्जेम्प्ट हुआ था उतना डिडक्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट में से, क्योंकि ग्रेच्युटी इसका मतलब इतना सा है कि पूरा लाइफ टाइम में आपको जो ग्रेच्युटी की डिडक्शन मिलेगी ना, वो मैक्सिमम मिलेगी कितनी, 20 लाख, मैक्सिमम 20 लाख की डिडक्शन मिलेगी लाइफ टाइम में। तो लाइफ टाइम का मतलब यही हो गया, जितना पहले मिला था उतना डिडक्ट कर दो। अगर आप हर टाइम हर एम्प्लॉयर का 20 लाख लोगे तो फिर 20 लाख लाइफ टाइम नहीं हुआ ना, फिर तो 20 लाख आपको हर बार नई लिमिट मिल रही है। हाँ ठीक है, चाहे कितनी ही हाँ कुछ भी हो, 20 लाख ही मिलेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम डिडक्शन 20 लाख की मिलती है। इनकम टैक्स कभी भी आपकी पोस्ट के हिसाब से प्रोविजन नहीं बनाता। आप सीईओ हो, आप मैनेजर हो, आप एक स्टार्टिंग लेवल एम्प्लॉय हो, उस हिसाब से प्रोविजंस नहीं बनते, उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है। अगर आप स्टार्टिंग लेवल के एम्प्लॉय हो तो आपकी इनकम ऑलरेडी कम होगी, तो कम इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर का होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का क्यों होता है? समान लगता है सबके ऊपर, कोई कम कमा रहा है उसको भी उतना इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, कोई ज्यादा कमा रहा है उसको भी उतना इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, इसलिए। चलो नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट करते हैं हम। फिर एक लीव एनकैशमेंट भी हमने कर लिया था, है ना। 3 रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो चुके हैं, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी। अब ये 4th वाला चल रहा है, पीएफ। पीएफ देखो समझना, पीएफ होता क्या है। ये इधर आपका एम्प्लॉयर, ठीक हाँ, ये आपका एम्प्लॉयर और ये आप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और इधर ये आपका पीएफ की गुल्लक। पीएफ की गुल्लक। अब इस पीएफ की गुल्लक में क्या होता है, एवरी मंथ एम्प्लॉयर पैसा देगा अपनी जेब से, ओन पॉकेट, जेब लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, अपनी जेब से एम्प्लॉयर पैसा देगा। अच्छा, ये पीएफ की गुल्लक किसकी होती है, ये होती है एम्प्लॉय की। इस गुल्लक में जो भी पैसा जमा होता है ना, उसका हकदार एम्प्लॉय होता है। अभी इस गुल्लक में एम्प्लॉय भी पैसा जमा करेगा। एम्प्लॉय भी क्या करता है, ओन पॉकेट। एम्प्लॉय की ओन पॉकेट में पैसा कहां से आएगा, उसकी सैलरी से। ओन पॉकेट में पैसा कहां से आएगा, कोई भगवान जी थोड़े ना डाल करके जाएंगे, हाँ भाई ले, सैलरी से ही जो पैसा आ रहा है उसी को तो कंट्रीब्यूट करेगा पीएफ के अंदर। ठीक, तो पीएफ में एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा जमा करता है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी से पैसा जमा करता है। लगभग इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो इनकम टैक्स ने बोला है मैक्सिमम 12% तक रखो। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते क्या, जा सकते हो, पर इसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी खैर वो बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले इसका समझते हैं क्या है। अभी ये तो चलो एम्प्लॉय है, इधर ये मान लो ये कोई ना एम्प्लॉय नहीं है, ये आदमी बिजनेस करता है।
तो क्या इसके लिए कोई पीएफ की स्कीम है? बिल्कुल है। इसके लिए जो स्कीम है उस गुल्लक को बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब अगर आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो या एम्प्लॉय भी हो तो भी आप एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर सकते हो। और ये किसकी बनाई हुई गुल्लक होती है? ये होती है सरकार की बनाई हुई। पीपीएफ होता है गवर्नमेंट का है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कोई भी पैसा जमा कर सकता है। ये जो बंदा है ये एम्प्लॉयर भी हो सकता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। वो पीपीएफ मतलब जिसमें पब्लिक पैसा जमा करती है। तो पब्लिक में कौन आएगा? पब्लिक में पब्लिक आएगी, आम आदमी, एनी पर्सन पैसा जमा करवाएगा और उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। यहां से भी इसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्योंकि ये दोनों जो पैसा होता है ना, चाहे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा हो या फिर आपका पीपीएफ का पैसा हो, दोनों का ही पैसा जाता सरकार के पास ही है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ईपीएफओ आपने नाम सुनाओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपका जितना भी पीएफ का पैसा है ना, वो सारा ईपीएफओ संभालता है। ईपीएफओ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आपका पैसा किसके पास गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को यूटिलाइज कर रही है। अब आप अगर किसी को पैसा काम में लेने के लिए दे रहे हो, भले ही सामने वाला इंसान मोदी जी क्यों ना हो, बदले में आप तो ब्याज मांगोगे ना। इसीलिए सरकार भी आपको बदले में क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। चलो, अब इसमें मेरा सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन अच्छे से प्लीज समझ लेना और उसका आंसर देना। इस एम्प्लॉय के लिए ये पूरे कार्यक्रम में, पहले वाले कार्यक्रम में एम्प्लॉय के लिए इनकम क्या होगी? एम्प्लॉय के लिए इनकम क्या है? क्योंकि टैक्स तो इनकम पे ही लगेगा, खर्चे पे तो टैक्स लगाओगे नहीं, खर्चे की तो डिडक्शन मिलनी चाहिए, टैक्स तो इनकम पर ही लगेगा। तो इनकम क्या क्या है? जो सैलरी है, सैलरी की इनकम तो ऑलरेडी आ गई, वो तो इनकम फ्रॉम सैलरी में पहले ही आ गया। जो ब्याज मिलेगा, एक तो आप कह रहे हो कि जो ब्याज है ना वो उसकी इनकम है, एकदम सही। अच्छा, ये जो ब्याज मिलता है ना, ये टोटल कंट्रीब्यूशन पे मिलता है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का मिला करके टोटल कंट्रीब्यूशन पे ब्याज मिलता है, केवल खुद के पे नहीं मिलता। और इसके लिए इनकम क्या होगी? बिल्कुल अनीशा, आपने एकदम सही बताया। कौन दे रहा है? एकदम, ये एम्प्लॉयर भी तो पैसा दे रहा है। तो एम्प्लॉयर जो पैसा दे रहा है वो भी तो एम्प्लॉय के लिए इनकम ही है, क्योंकि वो ओवर एंड अबव सैलरी होता है। एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करेगा इधर इधर जेब में से पैसा निकाल करके पीएफ में दे देगा कि ये मेरा हिस्सा और अब तेरा हिस्सा भी तेरी जेब से निकाल, ऐसा नहीं करता। एम्प्लॉयर अपना हिस्सा अपनी जेब से निकाल करके देता है। तो एम्प्लॉय के लिए तो वो एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना। तो इनकम क्या क्या होगी? एक तो ब्याज का पैसा और एक जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों के ऊपर ही तो टैक्स लगना चाहिए ना, इन दोनों अमाउंट के ऊपर ही तो टैक्स लगना चाहिए। एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या? ये तो इनकम ही नहीं है, ये इनकम नहीं है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बल्कि इसकी तो क्या मिलनी चाहिए? इसको डिडक्शन मिलनी चाहिए, जो हम ग्रॉस सैलरी में से लेते हैं। ग्रॉस सैलरी में से हम चैप्टर 6A की डिडक्शन मतलब कि आप टोटल इनकम निकाल लो, उसमें से इतना अमाउंट हम आपको माफ कर देंगे, वो डिडक्शन मिलनी चाहिए। बात समझ रहे हो?
बस डिडक्शन लास्ट में जाकर के मिलती है। और इधर क्या होगा, ये सेकंड वाले केस में जो पीपीएफ है, इसमें इनकम क्या क्या होगी, ओनली इंटरेस्ट। इसमें कोई एम्प्लॉयर तो है ही नहीं, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं है। तो इधर इस केस में इनकम क्या होगी, इनकम होगी ओनली इंटरेस्ट। तो मतलब आपको जो टैक्स सीखना है कि पीएफ में कितना टैक्स लगता है, वो कौन से अमाउंट पे देखना है। एक तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, अगर ईपीएफ है तो ईपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उस कंट्रीब्यूशन पे ब्याज। राठौड़ समझ रहे हो, कंफर्म। ईपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड उस कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज मिल रहा है वो, और पीपीएफ में ओनली इंटरेस्ट। तीन इनकम होगी ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, और पीपीएफ के अंदर ओनली इंटरेस्ट। इसके अलावा और कोई इनकम की अपन इधर टैक्सेबिलिटी में बात नहीं करेंगे, ठीक, ये चीज समझे। अब ये जो ईपीएफ है ना, ये ईपीएफ कितने तरीके का होता है, ईपीएफ होता है 3 तरीके का। मेनली तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करो, एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक हो गया अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पीएफ होता है वो कहलाता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी बन जाओ, चाहिए एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो फंड होता है वो होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए होता है, मेरे हिसाब से शायद आपका भी ईपीएफ ही चल रहा है लॉ के अंदर। हाँ हाँ, बढ़िया बात है ना, सैलरी में भी काम आ जाएगा। ठीक, अदर देन गवर्नमेंट वालों के लिए होता है, एक तो होता है आरपीएफ और एक होता है यूआरपीएफ। आरपीएफ होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और यूआरपीएफ होता है अनरिकॉग्नाइज्ड। आपने पीएफ अगर पढ़ ही लिया तो पीएफ के फायदे भी तो होते हैं ना। जो आप पीएफ पढ़ते हो ना वो रिकॉग्नाइज्ड वाला ही है, अनरिकॉग्नाइज्ड वाले पे एक्ट बनाया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती। अनरिकॉग्नाइज्ड जनरली रहते ही नहीं है, मतलब ये एक तरीके से फर्जी काम है अनरिकॉग्नाइज्ड। आरपीएफ क्या होता है, नहीं दोनों में नहीं होता, अनरिकॉग्नाइज्ड ओनली अदर देन गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का तो हमेशा स्टैट्यूटरी होगा, उसमें रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड चलता ही नहीं है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। अदर देन गवर्नमेंट में आरपीएफ, इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर आप पीएफ एक्ट की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जो भी पीएफ बांट रहे हो वो अप टू अ सर्टेन लिमिट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो पीएफ बांट रहे हो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। रिकॉग्नाइज कब करता है इनकम टैक्स का कमिश्नर, जब आप पीएफ एक्ट की कंडीशंस को फुलफिल करोगे। पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी कंडीशंस हैं आप उनको फुल, एप्लीकेबिलिटी की, पीएफ की एप्लीकेबिलिटी, अगर वो एप्लीकेबिलिटी आ रही है, रिकॉग्नाइज कर दिया, तो आपका फंड आरपीएफ कहलाएगा। अगर आरपीएफ कहला रहा है तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ हाँ, वो रिकॉग्नाइज हो गया ना।
वो भी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, रिकॉग्नाइज करवा लो, बिल्कुल रिकॉग्नाइज करवा लेते हो आप तो आरपीएफ की कैटेगरी में जाओगे, पर जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करवाते हो तो फिर आप यूआरपीएफ की कैटेगरी में जाओगे, मतलब ये अनरिकॉग्नाइज्ड फंड होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड मतलब जिसको इनकम टैक्स तवज्जो नहीं देता, इनकम टैक्स इसको तवज्जो नहीं देता, तो आपको ना इधर टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितने तरीके के प्रोविडेंट फंड हुए? प्रोविडेंट फंड हुए, एक तो एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक हो गया आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हो गया यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आप जब भी चाहो आप यूआरपीएफ से आरपीएफ पे कन्वर्ट करवा सकते हो, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, बिल्कुल। यूआरपीएफ हो गया, बिल्कुल उसमें कवर नहीं होते, या फिर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है लेकिन आप उसकी कंडीशंस मान नहीं रहे हो, तो फिर आपका फंड रिकॉग्नाइज नहीं होगा। पीएफ तो एप्लीकेबल ऑलमोस्ट सब पे ही हो जाता है, कंडीशंस ही ऐसी है कि ऑलमोस्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब एप्लीकेबल होने के बाद में आपको उसको इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज करवाना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज करवाते हो तो रिकॉग्नाइज्ड होगा, नहीं करवाते हो तो अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड को जब भी आपकी आंखें खुले, जब भी आप जाग जाओ, रिकॉग्नाइज करवा लो, ऐसा चलता है। ठीक है, तो एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और लास्ट में पीपीएफ। अगर कोई एम्प्लॉय आरपीएफ में पैसा दे रहा है सपोज, क्या वो पीपीएफ में भी पैसा दे सकता है? बिल्कुल, तो आप दोनों जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ईपीएफ तो आपका मैंडेटरी कट ही रहा है, पीपीएफ आप अपनी मर्जी से जा रहे हो पैसा जमा करवाने के लिए। ओके, इसके टाइप्स, इसकी इनकम समझ आया, फिर टैक्सेबिलिटी पे चलेंगे, क्योंकि अभी तो एकदम बेसिक बताया मैंने आपको कि पीएफ होता क्या है, पीएफ में क्या क्या इनकम्स होती हैं। डन 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 डन। ठीक है, किस चीज को कॉपी में लिखोगे? इसको फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कॉपी में लिखने में तो टाइम लग जाएगा। ओके, एम्प्लॉय रिसीव्स फॉलोइंग पेमेंट। क्या क्या पेमेंट मिलता है अभी मैंने आपको समझाया। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक उस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन और उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज। तो इसमें से एम्प्लॉय की इनकम क्या क्या बनेगी? एम्प्लॉय की इनकम बनेगी एक तो ब्याज की और एक एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। ओन कंट्रीब्यूशन तो क्या हो गया? एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया एम्प्लॉय के लिए, अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, ओन कंट्रीब्यूशन, तो ये ओन कंट्रीब्यूशन सैलरी में रहेगा, फिर उसके बाद इसको अपने कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखो अब इसकी टैक्सेबिलिटी पीएफ की। सबसे पहला एसपीएफ, सरकारी वालों का था ना,
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय को अपने कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिल जाएगी। एग्जेम्प्ट ही है ये भी पूरा पूरा। रिटायरमेंट पे जो अमाउंट मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट, तो मतलब एसपीएफ के अंदर आपको सब कुछ एग्जेम्प्ट कर देना है। बिल्कुल, एसपीएफ में क्या करना है, सब कुछ एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, रिटायरमेंट पे जो लमसम विड्रॉ करते हो एग्जेम्प्ट। अच्छा, पीएफ के विड्रॉल पे कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, आप पीएफ का पैसा ऐसे ही विड्रॉ नहीं करवा सकते हो, है ना। हाँ, आपको आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपने नौकरी छोड़ दी, रिटायरमेंट पे तो करवा ही सकते हो विड्रॉ। बिफोर रिटायरमेंट अगर आपको विड्रॉ करवाना है तो उसकी कंडीशंस होती हैं, या तो आप 2 महीने तक बिना नौकरी के बैठे हुए हो, या फिर आपके कोई शादी ब्याह हो गया, शादी की कंडीशन डाल रखी है, मैरिज के लिए आप करवा सकते हो। हाँ हाँ, ये मतलब कुछ चीजें जो इंडिया में इमोशनल जुड़ी हुई है ना, कि यार इनके लिए ही इंसान पैसा इकट्ठा करता है। कोई हारी बीमारी हो गई, बीमारी के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बस अभी तुम कोई और कार्यक्रम बोलो, मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, उसके लिए पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है, मेरे को गोवा जाना है, कैसीनो खेलना है, पैसा दो पीएफ का, मेरा नहीं, लपड़ देगा वो सीधा। हाँ, वो भारी बीमारी हो गई ना, वो सब ये आपने मेरे हिसाब से पीएफ में पढ़ा होगा। हाँ ठीक, पीएफ का फंड विड्रॉल होता है, वो होता है रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट से पहले करवाना है तो कंडीशंस हैं। ठीक, एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब आते हैं पीपीएफ। पीपीएफ किसका था, पब्लिक का, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब आपका सेल्फ का कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन मिल जाएगी। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शन का अमाउंट, उससे ऊपर करवा दिया तो भी मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। मान लो तुमने पीपीएफ में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करा, 2 लाख का पैसा लगा रखा है पर एनम, पूरे साल भर का 2 लाख का पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख, रिमेनिंग 50,000 पे टैक्स लगेगा। मतलब डिडक्शन आपको इतनी मिलेगी, टैक्स तो क्या लगेगा, सॉरी ये आपका एक्सपेंस है, इनकम तो ये है ही नहीं, इनकम में तो ये काउंट ही नहीं होगा कभी भी। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1.5 लाख, ये लिमिट पीएफ की ही है कि पीपीएफ में आप मिनिमम 500 जमा करवाओगे और मैक्सिमम जमा ही उसमें 1.5 लाख करवा सकते हो, 1.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। पीएफ वालों ने खुद ही अपनी लिमिट 1.5 लाख कर दी कि इसके ऊपर आप खुद ही कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सरकारी यही है, पीपीएफ सरकारी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। देखो ये दोनों ही सरकारी है, पीपीएफ भी, एसपीएफ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। मस्त कंट्रीब्यूट करो। बिल्कुल, उनके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे है ही नहीं क्योंकि कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, कौन से हेड में, आईएफओएस, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज हेड में जाता तो है पर एग्जेम्प्ट हो जाता है। कोई पैसा रिटायरमेंट या डेथ पे मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो एसपीएफ और आरपीएफ में जितना पैसा मिल रहा है ना आपको, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है दोनों में ही। ठीक है, दोनों सेम है, एसपीएफ आरपीएफ दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। ओके, अब एसपीएफ और पीपीएफ, सॉरी,
आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, मैक्सिमम 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल। 12% किसका, सैलरी का। सैलरी में क्या क्या आएगा वो हम नीचे नोट में देखेंगे। तो एम्प्लॉयर मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपकी सैलरी का 12%। कंट्रीब्यूट तो इसके ऊपर भी कर सकता है, पर डिडक्शन मैक्सिमम 12% की मिलेगी, इसके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे सपोज वो कहाँ गया हमारा मोटू, ये रहा, ये रहा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो मोटू अंकल है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना, 14%। 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप भी 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हो सपोज, क्योंकि जनरली दोनों का कंट्रीब्यूशन सिमिलर होता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही आपके लिए बेनिफिट नहीं है, वो तो आपके लिए वैसे ही खर्चा है। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना एम्प्लॉयर का, ये आपके लिए बेनिफिट है। इनकम टैक्स में मैक्सिमम 12% एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब करंट केस में 2% टैक्सेबल हो जाएगा। 12 के ऊपर टैक्सेबल होता है, ठीक। 12 तक एग्जेम्प्ट, 12 के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप 12% तक ही कंट्रीब्यूट करो ना, ऊपर करने की जरूरत ही क्या है। ओके। और जो ये ब्याज मिल रहा है, ये ब्याज मैक्सिमम 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। करंट रेट तो ऑलरेडी कम ही है, हाँ 6 हो जाती है, कभी 7 मिल जाता है। 6 to 7% के बीच में, एफडी जितना ही रहता है इसका भी, एफडी का तो खैर और भी कम है, ठीक। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है इसमें एग्जेम्प्ट, 9.5%। अगर कभी आपको 9.5% के ऊपर ब्याज मिलेगा, वो ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। डन 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 डन। यही है आरपीएफ में, 12% से ऊपर टैक्सेबल, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट 9.5%, इधर भी सेम, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आपको 9.5% तक का एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा नहीं है एम्प्लॉयर का 9.5 अलग, एम्प्लॉय का 9.5 अलग, नहीं, टोटल का 9.5। ठीक है। फंड विड्रॉल एग्जेम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस मतलब आपने फंड विड्रॉल कोई इमरजेंसी के लिए, जो वो इमरजेंसी के लिए विड्रॉल करवाता है ना, अगर वो विड्रॉ करवाया है तो एग्जेम्प्ट होगा, वरना फंड विड्रॉल टैक्सेबल होता है। अभी लास्ट यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में एक ही बात ध्यान रखना बस, यूआरपीएफ ना जब आपको रिसीव हो रहा है, इफ रिसीव्ड एट टाइम ऑफ जॉब, तब उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, तब उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं। इस पे इकट्ठा टैक्स कब लगता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे मिलता है ना, तो इस पे इकट्ठा एक साथ टोटल टैक्स लग जाता है पूरे पे, यूआरपीएफ पे। हाँ, डेथ के केस में ये छोड़ देते हैं, नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के टाइम पे टैक्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक फंड पता ही नहीं है, इनकम टैक्स वालों को फंड ही नहीं पता, तो टैक्स कहीं पे लगाएंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड है ना, आपके फंड की इनकम टैक्स वालों को नॉलेज ही नहीं है, तो टैक्स कहीं पे लगाएंगे। अब अगर टैक्स नहीं लग रहा, डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट का भी पता नहीं है, इसीलिए नॉट टैक्सेबल।
लेकिन जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज मिल रहा है वो ब्याज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय को अपने कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज मिल रहा है ना वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, देखो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है अभी टैक्स नहीं लगाना क्योंकि कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा तो अकाउंट में जा रहा है, इंटरेस्ट का पैसा तो आपके सेविंग्स अकाउंट में ही आएगा ना, तो इंटरेस्ट के पैसे पर तो टैक्स लगाएंगे। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है तो अदर सोर्सेज में जाएगा, एम्प्लॉयर का है तो सैलरी में जाएगा और फुल्ली टैक्सेबल होगा। दोनों पे फुल टैक्स लगेगा। बिल्कुल घाटा ही है यूआरपीएफ में तो, और एम्प्लॉय को अपने कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। इस पे एक साथ टैक्स कब लगेगा, रिटायरमेंट पे। अगर ये रिटायरमेंट पे रिसीव हो रहा होगा तो टैक्स लगेगा। नोट पढ़ लेते हैं। सैलरी में क्या आएगा, बेसिक पे, डीए अंडर टर्म्स वाला, कमीशन सेल्स वाला। ठीक है, ये आरपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये वही वाले केसेस हैं, इल हेल्थ, डिसकंटिन्यूएशन, एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, ये सब केवल ओनली रीड पर्पज है। ओके, ये वाला नोट हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन से ही समझेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से समझाऊंगी इसको मैं आपको, ये क्योंकि ऐसे पढ़ने से समझ आएगा ही नहीं, और इसका क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में नहीं है, इसको मुझे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही समझाना होगा। ठीक है, थैंक यू।